देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिहाइड्रो हैलोजेनेशन पढ़ाया था। वैसे कोप एलिमिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद ऐसे और भी आपको रिएक्शंस बता दी थी। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस का मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना पायरोलिसिस कहलाता है। पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट बताया था। एल्कीन बनाने के मेथड्स आपको हमने बताए थे और लास्ट में शुरू किया था कल वाली क्लास में प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, है ना, अल्काइल हैलाइड में एल्कीन बनाने के लिए। और आपको उसके लिए कंडीशंस बताई थी कि इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस जो होता है आर यूज, जैसे अल्कोहलिक KOH, CH3O-, CH3CH2O-, है ना, अल्कोहलिक KOH, NH2-, CH3NH-। भाई RO- जो होता है अल्कोहलिक KOH, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हो। कभी कभी NH2-, NaNH2, KNH2 ये सब भी लिया जाता है ना। तो ये आपने लिया था और उसके लिए एक कंडीशन भी बताई थी हमने कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज एंटी कोप्लेनर स्टेट ऑफ लीविंग हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। चलिए यहां से शुरू कर लीजिए, लिखिए। द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन अल्काइल हैलाइड इज बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन अल्काइल हैलाइड। बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन अल्काइल हैलाइड। Best possible arrangement for dehydrohalogenation in alkyl halide. Best possible arrangement for dehydrohalogenation in alkyl halide is anti-coplanar state of. Best possible arrangement for dehydrohalogenation in alkyl halide is anti-coplanar state of beta hydrogen and leaving halogen. Best possible arrangement for dehydrohalogenation in alkyl halide is एंटी कोप्लेनर स्टेट ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग हैलोजन। जो बीटा हाइड्रोजन है और जो लीविंग हैलोजन है, इनकी एंटी कोप्लेनर स्टेट, बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग हैलोजन, समझ रहे हो भैया? इनका एंटी कोप्लेनर स्टेट होना जरूरी है। इस पे भी करा दिया था हमने कि एंटी पोजीशन में पुश अच्छा लगता है। लास्ट क्लास का आपको अगर याद है तो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताना उस पर। हमने फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे। एग्जाम्पल दिए थे, नहीं दिए थे? कि भैया अगर आपके पास ये है, हाँ तो ठीक है दोस्त, ये CH3 CH2 और सपोज करो ऐसे ही हम लिख देते हैं CH2Br, और इसकी रिएक्शन हम किसी अल्कोहलिक KOH से करा देते हैं। कोई बोले अल्कोहलिक KOH क्या होता है? अरे अल्कोहलिक KOH का मतलब है भाई RO- ले लो। अल्कोहलिक KOH की जगह आपको लिखा मिल सकता है RO-, Na+ या RO- K+, या इसकी जगह पे आपको लिखा मिल सकता है CH3O- K+। अल्कोहलिक KOH ही है ये। CH3O- Na+ भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि Na+ रूल्ड आउट थोड़ी है। आप ले सकते हो इसकी जगह CH3 CH2O-। जो लास्ट क्लास में बताया बस वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं हम। आपका मन करे आप बोलो नहीं सर हम ये नहीं लेंगे, हम NH2- लेंगे। NH2- इवन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी ले सकते हो, माइनस लगा दो NH2-, है ना। तो इन सारे केसेस में क्या होगा कि H और Br निकल जाएगा और आपके यहाँ पे प्रोपीन मिल जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा से H निकलता है और अल्फा से हेलोजन निकलता है, तभी तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन बोलते हैं। अब निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग क्या बोलते हैं सर हो सकता है H और Br दोनों साइमल्टेनियसली निकल रहे हो, एक पॉसिबिलिटी है जिसको आपको अल्काइल हैलाइड में पढ़ाएंगे, आप लोग जानते होंगे, इतना तो जानते ही हो 12th क्लास में, उसको E2 एलिमिनेशन बोलते हैं, E2 ऐसे। कोई बोले सर एक पॉसिबिलिटी है कि पहले Br निकल जाए, कार्बोकटायन बन जाए, फिर उसके बाद H निकल जाए, तो उसको आप लोग पढ़ते होंगे अल्काइल हैलाइड में, उसमें चैप्टर में क्लास 12th में पढ़ा होगा, E1 एलिमिनेशन। कोई बोले सर पहले H निकल जाए फिर माइनस चार्ज बने वो आके अटैक करे, उसका क्या नाम होता है? E1CB। ऐसे करके तो पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हम जब पढ़ाएंगे अभी 3 टाइप की रिएक्शंस होती है एलिमिनेशन। भाई तीनों पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली। कोई बोले सर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? कोई बोले कि हो सकता है पहले Br निकल जाए, कार्बोकटायन बन जाए, फिर H निकले, तो उसका नाम होता है E1।
कोई बोले हो सकता है H निकल जाए पहले, यहाँ पे माइनस आ जाए, फिर वो अटैक करके Br को निकाले, तो उसका नाम होता है E1Cb। कोई बोले सर ये भी तो हो सकता है दोनों साइमल्टेनियसली, जितना धीरे धीरे वो निकल रहा है उतना धीरे धीरे ये भी निकल रहा है, दोनों निकल रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं E2। कुल मिला के इन सारे केसेस में बनती तो एल्कीन ही है। समझ में आ गया? हमने लास्ट क्लास में आपको एक और पॉइंट लिखवाया था, अगर यहाँ पे हेलोजन की जगह फ्लोरीन हो जाता है, मतलब इन केस ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, हमेशा हमेशा क्या बनती है? हॉफमैन एल्कीन। एंटी सेट्जेफ एल्कीन का फॉर्मेशन फेवर किया जाता है, यही तो बताए हुए हैं। नहीं समझ रहे हो? इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन इज फेवर्ड इन डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, लेकिन इन केस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड हमेशा हॉफमैन एल्कीन बनाते हैं। वो एक्चुअली में रिएक्शन E1Cb होती है, जो हम नाम नहीं बता पा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी एल्कीन पढ़ा रहे हैं ना, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में क्या करोगे, उसमें पढ़ाएंगे ना ये सब नाम, कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन हो जाता है तो रिएक्शन E1 E2 ना होके ऑटोमेटिकली E1Cb होती है। ठीक है, तो ये लिखवाया हमने लास्ट क्लास में, नहीं लिखवाया? फिर से लिखवाए है? नहीं बताया? चलो लिखो फिर, नहीं बताया तो लिखो फिर। अल्काइल फ्लोराइड वाला नहीं बताए थे? इन केस ऑफ वो लिखवा होगा, हेडिंग जो हमने लिखवाई थी उसमें पूछ रहे हैं जब नहीं लिखवाया। अच्छा, ये लिखा है आपने स्टेटमेंट कि फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन इज फेवर्ड इन डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये लिखे हो? यस सर। यस हाँ सर। तो लिखो ये जरा, लिखो इन केस ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, है ना, formation of in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, formation of Hoffman alkene or less substituted alkene, Hoffman alkene or less substituted alkene, Hoffman alkene or less substituted alkene, और एंटी सेट्जेफ एल्कीन, एंटी सेट्जेफ ऐसे बोलते हैं ना, एंटी सेट्जेफ एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन और एंटी सेट्जेफ एल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इसी को बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इन केस ऑफ डिहाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ हॉफमैन एल्कीन और एंटी सेट्जेफ एल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज फेवर्ड। ठीक है, अब यही ये कोई बोले ये क्या होता है E1 E2, अगर किसी ने सुना होगा, तुम लोग तो जानते होंगे, उसको E1Cb बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, वो जब आएगा तो बताएंगे, इतना समझ गए? कुल मिला के आपको बीटा से H निकालना है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन दे दें ये वाला, भाई हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH की जगह हम RO माइनस भी लिखेंगे, तो परेशान ना होना, RO माइनस, या इसकी जगह NH2 माइनस भी लिख सकते हैं। हम आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बता चुके हैं कि RO माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हो। तो क्या आपको पता है इसमें क्या बनेगा? साइक्लोपेंटीन। बहुत बढ़िया। कोई बोले अच्छा हम इसका डिहाइड्रोहेलोजेनेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा दो, बेंजीन बन जाएगा। हाँ तो लिखते जाओ भैया, CH3O माइनस। कोई बोले क्या कोई और बेस ले सकते हैं? बिल्कुल, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, CH3NH माइनस भी ले सकते हो। एल्कोहलिक KOH लिखने का तो ट्रेंड है, ये बन जाएगा बेंजीन है भैया। अच्छा, कोई बोले सर आपने तो बोला था एंटी एंटी होना चाहिए दोनों, एंटी तो लो अपने एंटी वाले क्वेश्चंस आपको हम बताते हैं, एंटी कोप्लेनर स्टेट दोनों टी। यहाँ पे सपोज करो आपके पास लिखा है क्लोरीन और यहाँ पे भी लिखा है क्लोरीन, यहाँ पे भी लिखा है क्लोरीन, ऐसे वेज 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 के फॉर्म में। यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, ये सब क्लोरीन 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 है, वेज के फॉर्म में है। कोई बोले इनको एक्सेस अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दो, एक्सेस अल्कोहलिक KOH क्या बनाओगे भैया?
क्या बनेगा? तो एक काम करो, कोई बात नहीं, जब वेज आप बना रहे हो तो डैश फॉर्म में क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। डैश फॉर्म में क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। हर जगह डैश फॉर्म में हाइड्रोजन होंगे। तो अगर हर जगह डैश फॉर्म में हाइड्रोजन है और आपको पता है दोनों H और ये हैलोजन एंटी होने चाहिए अल्फा बीटा पोजीशंस पे, तो जहां पे भी हाइड्रोजन लगा है, हैलोजन लगा है, उसके बगल वाले पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। सॉरी, जहां पे क्लोरीन लगा है उसके बगल वाले मतलब बीटा पोजीशन पे। तो अगर इस क्लोरीन को तुम ध्यान से देख रहे हो, इस क्लोरीन को, तो बोलोगे सर यहाँ पे वेज है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे हमें हाइड्रोजन चाहिए जो एंटी हो इसके, तो ये H मिल रहा है ना तुमको, तो ये वाला क्लोरीन, ये वाला H निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन, ये वाला H निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन, ये वाला H निकल जाएगा। और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 1,3,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया दोस्त। वैसे ही नेक्स्ट वाला अगर हम आपसे बोले कि भाई हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे ही डैश फॉर्म में, सपोज करो ब्रोमीन, और यहीं पे लगा देते हैं हम ऐसे ही एक ये वेज के फॉर्म में हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा देते हैं हम ड्यूटीरियम, और यहाँ पे लगा देते हैं H। बताओ दोस्त, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराओगे, क्या बनेगा? CH3O माइनस के साथ K प्लस के साथ इसका प्रोडक्ट बनाओ हम, और उधर लिख रहे हैं फिर ढेर सारे। फिर देखो दोस्त, और हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, तुमको प्रोडक्ट बताना। कोई बोले इधर पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पे ड्यूटीरियम, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे भी ड्यूटीरियम, यहाँ पे आयोडीन लगा देते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे ड्यूटीरियम। ये आयोडीन है भैया, आयोडीन वेज फॉर्म में है। ये सब वेज फॉर्म में हमने दिखा दिया आपको, क्या क्या लग रहा है, सब वेज है। और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा दो, एक्सेस अल्कोहलिक KOH के साथ। एक्सेस अल्कोहलिक KOH की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, RO माइनस लिख सकते हो, CH3O माइनस लिख सकते हो, इसकी बात बताओ ऐसे करके। तो ये बोले अच्छा, तो हम आपको चेयर फॉर्म दे देते हैं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। और इस चेयर फॉर्म में एक बहुत बल्कि सा ग्रुप लगा देते हैं, जैसे आपको प्रीवियसली बताया हुआ हमने, CMe3, जिससे कि रिंग फ्लिप ना होने पाए। प्रीवियस क्लासेस पढ़ के आए होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस रिंग फ्लिप के साथ साथ हम यहाँ पे कोई लगा देते हैं क्लोरीन, यहाँ पे लगा देते हैं H, यहाँ पे लगा देते हैं H, यहाँ पे D, और वैसे ही यहाँ पे D, यहाँ पे H। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा दो, और या आपका मन करे आप इससे करा दो, CH3CH2 O माइनस के साथ। चलो बताओ एक एक करके, पहले वाले में क्या बनेगा? इधर लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया दोस्त। सर DBr निकल जाए, ये बता रहे हैं DBr निकलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि तुम बोल रहे होगे सर ये ब्रोमीन तो डैश फॉर्म में है। हाँ, तो ब्रोमीन डैश फॉर्म में है, तो हमें क्या चाहिए? इसके एंटी चाहिए ना, वेज वाला निकलेगा। तो ये तो अल्फा पोजीशन पे है, जहां पे ये लगा उसको क्या बोलोगे? अल्फा पोजीशन। बीटा कहाँ पे है?
ये वाली बीटा है। तो कोई बोले सर इस बीटा से अगर इसके रिस्पेक्ट में जाओगे तो हमें वेज निकालना है, तो ये डी निकलेगा, बताओ। लेकिन सी डी बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सी एच बॉन्ड। तो तुम बोलोगे सी एच है ही तो नहीं, नहीं है ना सी एच। सी एच है भैया, ये इस पोजीशन पे तो हमने बनाया ही नहीं। क्या इस पोजीशन पे वेज डैश एच नहीं होंगे? एक वेज वाला एच होगा, डैश वाला एच होगा, नहीं बनाया तो इसका मतलब Yes, एग्जिस्ट sir. थोड़ी कर, ऐसा थोड़ी है। तो जो बनाया हुआ एक्चुअली में वो वही रहेगा। यहाँ से एच एच जो लगे हुए हैं इनमें से एक एच निकल जाएगा बी आर के रिस्पेक्ट में, ये वाला एच जो वेज के फॉर्म में है। तो उससे मतलब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बनाया था। इसका मतलब वो डी कहीं नहीं जाएगा, वो डी वैसे ही रहेगा। उस डी की पोजीशन कुछ नहीं होने वाली भैया, वो डी वैसे ही रहेगा और उस जगह पे एच भी वैसे ही रहेगा। वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा, क्योंकि वहां से अभी नीचे देखोगे बाकी सारी चीजें अलग हैं। और इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कार्बन एक्चुअली में कायरल कार्बन है, ये एल्कीन बनेगी। क्योंकि बीटा पोजीशन वहां है, ये बीटा नहीं है, ये भी तो बीटा है, तो ये भी बीटा पोजीशन है भैया। तो बीटा ठीक है, हमने जो हाईलाइट किया था वो जानबूझ के गलत वाला बीटा हाईलाइट किया था, और इस वाले बीटा से एच निकलेगा, क्योंकि इस बी आर के एंटी ये वाला एच है ना, ये वाला एच, ये निकल जाएगा, ये हो जाएगी एल्कीन। और इसके भाई आपको पता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन हो गए, मतलब कायरल कार्बन है ये। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे। चलो वो वाले बनाओ। सर ऊपर वाले में सर 1, 3 और 5 पे डी लग जाएगा, सर बेंजीन टाइप के डबल बॉन्ड लग जाएंगे। हाँ तो ये बोल रहे हैं सर 1, 3, 5 ट्राई ड्यूटीरियो बेंजीन बनेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। Yes. बहुत बढ़िया दोस्त, 1, 3, 5 ट्राई ड्यूटीरियो बेंजीन बन गया। नीचे वाले में बताओ। सॉहर्स से फिशर, फिशर से न्यूमैन कन्वर्जन हम आपको बता चुके हैं। सॉहर्स से फिशर, फिशर से न्यूमैन कन्वर्जन आपको बताया जा चुका है ना। चलो पहले बताते हैं एक क्वेश्चन और। आपको पता है बल्कि ग्रुप CMe3 क्यों लगाते हैं? ये तो जानते ही होगे ना, रिंग फ्लिप प्रिवेंट करने के लिए। रिंग फ्लिप ऐसा ना हो जाए, मतलब जो एक्सियल है वो जिंदगी भर एक्सियल रहे, नहीं तो तुम बोलोगे सर एक्सियल वाला हमेशा तो बदला जा रहा है इक्वेटोरियल, इसलिए बल्कि ग्रुप CMe3 लगा देते हैं। CMe3 कि जाओ जो ग्रुप सभी आप लगेंगे वो हमेशा उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, मतलब एलिमिनेशन आपको करना है, जो भी रिएक्शन करनी है करवा देना। कोई बोले यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया हमने यहाँ पे लगा दिया हमने ड्यूटीरियम, यहाँ पे लगा दिया हमने H, यहाँ पे H और यहाँ पे लगा दिया CH3। इसकी रिएक्शन CH3O- के साथ करा दो, CH3NH- के साथ करा दो, या तुम्हारा मन करे तो अल्कोहलिक KOH भी ले सकते हो इसकी जगह पे, RO- K+, इसका प्रोडक्ट बनाओ। और अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, जो फिशर से न्यूमैन, न्यूमैन से सॉहर्स कन्वर्जन आपको बताया हुआ है वो बता रहे हैं। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया D, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया D, यहाँ पे लगा दिया CH3, और एक हम लगा देते हैं ऐसे ही DHD HCH3 और Cl, बिहार ही रहने दो। इनकी रिएक्शन आप करा दो RO- K+ के साथ। आपको पता है दोनों को एंटी करना पड़ेगा, बिना उसके आंसर नहीं आएगा, अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों में बनेगी तो एल्कीन। हम ये पूछना चाहते हैं किसमें सिस एल्कीन बनेगी, किसमें ट्रांस एल्कीन बनेगी।
ये 3 क्वेश्चन राइट वाले बताओ। पहले तो इसका आंसर बता दो, क्या आएगा भाई इसमें? इधर सर नीचे वाले कार्बन सर, से नीचे वाला है। एक्सियल। बहुत बढ़िया दोस्त, ये क्लोरीन है, एक्सियल पे है, तो 2 एक्सियल बॉन्ड एंटी होते हैं, तो ये एक्सियल के क्लोरीन, ये भी तो एक्सियल है। ये देखो अल्फा पोजीशन ये होगी अल्फा, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है अल्फा, और भैया उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, और बीटा पे एक्सियल लगा है, वो भी एंटी लगा है, तो ये H और Cl निकल जाएगा। नहीं समझे? अरे तो H और Cl निकल जाएगा तो दोस्त ये एल्कीन बन जाएगी, यहीं पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, है ना? कोई बोले ये H और D का क्या होगा? अरे कुछ नहीं, जो वैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, H और D, और यहाँ पे CMe3 लगा रहेगा वैसे ही इक्वेटोरियल पे, और यहाँ पे H लगा रहेगा एक्सियल पे, इस जगह पे एक D भी लगा रहेगा, और इस जगह पे अगर चाहो तो H लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा लेफ्ट वाले का आंसर। बाकी वाले आंसर्स बताओ, उधर राइट के 3 लिखे हुए हैं, इन तीनों के आंसर बताओ। एक्सियल इक्वेटोरियल करके लिखा हुआ है भाई, पहले वाले में तो हो सकता है इसके बेसिस पे। अरे जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, डबल बॉन्ड वहां बनेगा, अब ये नहीं पता कहाँ बनेगा, वो तुम लोग बताओगे। और वो अच्छा, इसको अगर हम उस फॉर्म में बनाना चाहें, हो सकता है इसको एग्जाम में तुमसे ऐसे पूछे कि ऐसे बनाओ, ये जो साइक्लोहेक्सेन होती है ऐसे बनाओ, तो क्या करोगे? कहीं लगा दो CMe3, ऐसे लगाओगे CMe3, तो भैया डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? जहां पे CMe3 लगा है उसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे, एक कार्बन छोड़ के दूसरे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, और D कहाँ लगा है? यहाँ D लगा होगा, यही तो आंसर आएगा अगर ऐसे साइक्लोहेक्सेन। हाँ तो ये बना लिए, चलो उधर वाले बनाओ भैया, उधर वाले डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन उधर वाले। अभी हम आपको E1, E2, E1C भी कोई नाम नहीं बता रहे हैं, अभी बस चल रहा है ऐसे ही। ये हो गया, कॉपी कर लिए, हो गया। तो पहला वाला शेष बनेगा। हाँ कहाँ डी है? इसमें एक डी और है, जैसे इन्होंने बोला ये वाला डी यहाँ पे है, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे होगा एक डी, यहाँ एक डी होगा भैया, उसको लिख लेना, एक डी यहाँ पे भी आएगा इस जगह पे। अरे दोनों बनाओगे ये भी तो प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। उधर वाले बनाओ, फिशर से सोहर, सोहर से न्यूमैन, कल ही पढ़ाया था आपको, कल भी पढ़ाया था, उसके पहले उसमें क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया था, और उसके पहले भी कन्वर्जन तो आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं करा दिया गया है। तो बताओ दोस्त, ऊपर वाले में तो होपफुली मेरे ख्याल से प्रोडक्ट बना ही लिए होंगे, क्या बना है ऊपर वाले में? yes. कौन सा निकालोगे? जैसे ये ब्रोमीन है, तो भाई ये ब्रोमीन एक्सियल है, तो इसका हमें एक्सियल ही हाइड्रोजन चाहिए, वो भी एंटी चाहिए, तो यहाँ पे आओगे तो ड्यूटेरियम हो गया, यहाँ पे आओगे तो H है, तो ठीक है एक्सियल है एंटी है, तो इसलिए इस वाले H को निकाल देंगे, नहीं भैया इस वाले H को निकालेंगे, तो वो ड्यूटेरियम एक बचा रहेगा, तो इसका आंसर जो आएगा डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा, ऐसे है, ऐसे ये डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से सिंगल आएगा ऐसे ही, यहाँ पे एक CH3 भी लगा रहेगा, इस जगह पे D रहेगा ऐसे, H रहेगा ऐसे, और ये CMe3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसे रहेगा, जिससे कि रिंग फ्लिप ना होने पाए ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई अगर बनाना चाहता है साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, तो साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आप ऐसे फिक्स कर दो, मान लो यहाँ पे कहीं पे CMe3 लगा है, CMe3 बल्कि ग्रुप जिससे रिंग फ्लिप ना होने पाए,
तो जहां पे CME3 लगा है उसके सेकेंड कार्बन पे आप जाके कहीं पे D बना देना, फिर थर्ड फोर्थ कार्बन से आप ऐसे कर देना और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बस इतना सा है इसका आंसर, अगर ऐसे कोई बनाना चाहे तो। एक D रहेगा और बाकी CME3 के साथ बता रहे हैं, वो CH3 अलग है, CME3 अलग है। CME3 सबसे पहले फिक्स किया जाता है, वेज डैश नहीं बना रहे हैं। बना सकते हैं वैसे वेज डैश, अगर कोई बोले वेज डैश के फॉर्म में बनाओ, वेज डैश के फॉर्म में नहीं बना पाओगे भाई, ये एक्सियल है, समझ रहे हो। अगर इसी को कोई बोले वेज डैश के फॉर्म में बनाओ आप, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है एल्कीन में वेज डैश नहीं बना सकते, लेकिन सबसे पहले CME3 को इक्वेटोरियल मानोगे। CME3 इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल को तुमने अज्यूम किया कि भैया हम मान लेते हैं इक्वेटोरियल माने वेज, ऐसे अज्यूम करो ना, एक तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। मतलब अगर एग्जाम में ऑप्शन दिए हो तो कैसे पहचानोगे, इक्वेटोरियल का मतलब क्या मानोगे, मान लो वेज है, तो आपने CME3 को वेज में फिक्स कर दिया और मान लिया ये इक्वेटोरियल है। तो भैया अगर ये इक्वेटोरियल है, ध्यान से देखो दोस्त, अगर ये इक्वेटोरियल है तो इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा, एक्सियल। इसके बगल वाले एक्सियल को क्या लिखोगे, इक्वेटोरियल को आपने क्या माना है, जो इक्वेटोरियल उसको क्या माना है, वेज। तो उसी पॉइंट पे एक्सियल को क्या मानोगे, डैश। इसी पॉइंट पे एक्सियल को मानोगे डैश, उसके बगल वाले एक्सियल को क्या मानोगे, वेज। उसके बगल वाले एक्सियल को क्या मानोगे, डैश। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ड्यूटेरियम डैश के फॉर्म में रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, समझ रहे हो भैया। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन तो वैसे ही रहेगी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और मिथाइल की पोजीशन ऐसे रहेगी। तो एक आंसर अगर एग्जाम में लिखा है तो ये भी सही है। कोई बोले सर क्या और नहीं हो सकता, आपने इक्वेटोरियल वालों को वेज माना है, हम इसको डैश मान लें, तो ये भी हो सकता है। अगर तुमने इसको डैश किया तो ये वाला वेज हो जाएगा D। समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया दोस्त, हो गया। तो ये बना लो, ये बना लो, ये तीनों प्रोडक्ट सेम है। इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है, इस CME3 को चाहे तो हम डैश कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे ऊपर है ना कि हम भाई एक्सियल को वेज लिखते हैं या डैश लिखते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक्सियल को हमेशा वेज लिखा जाएगा या इक्वेटोरियल को हमेशा डैश लिखा जाएगा। तो हमने एक बार मान के किया था कि CME3 मान लो इक्वेटोरियल है, तो जिस कार्बन पे CME3 लगा है अगर वो इक्वेटोरियल है तो उसी कार्बन पे एक्सियल बॉन्ड को क्या बोलोगे, डैश। तो उस कार्बन पे अगर एक्सियल डैश है तो उसके बगल वाले कार्बन पे एक्सियल क्या होगा, वेज। फिर उसके बगल वाले कार्बन पे एक्सियल क्या होगा, डैश। तो उसके बेसिस पे एक प्रोडक्ट ये भी लिखा हो ऑप्शन में तो सही मान सकते हैं। और इसी में अगर ये वेज और डैश की जो पोजीशंस है वो चेंज कर दी जाए तो वो भी करेक्ट है। Me3, कोई बोले सर ये जो CH3 लिखा हुआ है, CH3 एल्कीन के साथ, ये वेज डैश क्यों नहीं बनाया, अरे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है भैया, वो तो प्लेन में ही रहेगा। समझ में आ गया दोस्त। यस सर। तो ये प्रोडक्ट बनाने के तरीके हैं, बहुत बढ़िया दोस्त, कॉपी कर लो। मतलब इसका एक प्रोडक्ट और बन सकता है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और इसी में CME3 को डैश करके इसको वेज कर दो, तब भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो चार ऑप्शन अगर लिखे हैं तो चारों ही आपको करेक्ट मानने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी तो सबकी है। तो एग्जाम में हो सकता है पूछे कौन सा प्रोडक्ट है, लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या करें। मतलब वो तो होगा CME3 को जो आपने इक्वेटोरियल फिक्स किया है, उसके बाद बाकी वालों को लेके। मतलब तुम खुद सोचो एग्जाम में आ जाए तुमको लगेगा नहीं भाई हम लिखें क्या इसमें, हमें तो लग तो रहा है लेकिन सारे सेम दिख रहे हैं, और सारे ही सेम है और सारे एक्चुअल आंसर है। तो ये हो गया दोस्त। वो सिस ट्रांस वाला बताओ हमको, इसमें कौन सा आएगा सिस, इसमें कौन सा आएगा ट्रांस, जब डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन से करोगे। और ऊपर नीचे वाला से ऊपर वाला ट्रांस। शेष ऊपर आएगा। वाला से और नीचे वाला ट्रांस। बहुत प्यारा हमको है, हाँ बहुत बढ़िया, यही सब बता रहे हैं। ऊपर वाला बता रहे हैं सिस, नीचे वाला बता रहे हैं ट्रांस। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ तो हम फिर डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हीटिंग इफेक्ट में भी पढ़ाया है, और वेज डैश के उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, तब भी सोहर से न्यूमैन, न्यूमैन से फिशर इंटर कन्वर्जन की ट्रिक बताई थी, और बोला था जब एलिमिनेशन एंटी होता है तो एंटी करके एलिमिनेट करोगे ना। बता चुके हैं ना वे कि बताएं फिर से, कर लोगे।
तो इसका प्रोडक्ट क्या बना है पहले वाले का, बता दे कि कर लोगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कर लोगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो हमको प्रोडक्ट तो बता दो। ऐसे अगर हमने लिखा है एल्कीन ऐसे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, पहले वाले में हमको लोगों ने बताया सिस, मतलब ये कह रहा हूँ कि डी एक तरफ आ जाएगा। यस सर, अच्छा, लेकिन ऊपर आएगा। अरे एक ही चीज है भाई, यहाँ पे क्या आएगा, एक तरफ से CH3 कर दो, एक तरफ एक बार बना दीजिए जल्दी से। ये लो कौन बता रहा है एक बार बना दीजिए। तो ऐसे कैसे बना दे भैया? मेरा तो उल्टा आ गया, फिर बाद में देख लेंगे, पूछ लेंगे। फिर पूछ लेना। नहीं, एक अब पिछला बनाया है ना हमने अल्काइल हैलाइड वाला, उसका क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला, समझ रहे हो कि नहीं दोस्त? यस सर। हाँ तो उसको करो भैया। कुरियर आ रहा है, ICICI बैंक से ले लेना। और वैसे ही हमने आपको क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ाया था तो उसी में हमने ऐसे क्वेश्चंस दिए थे वेज डैश वाले। कुछ याद आ रहा है भैया? कुछ याद आ रहा है? हाँ दोस्त, हाँ तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, इसमें कौन से एल्कीन बनाए होगे? ट्रांस बनाए होगे। तो ट्रांस वाले में जब बनाओगे तो क्या आएगा दोस्त, ऐसे ही हम कर देंगे, दोनों डी एंटी रहे होंगे एक दूसरे के, और अबे तो एक CH3 एक H रहा होगा। अरे पिछली क्लास में तो बताया है, अभी लास्ट क्लास में ही बताया है, कोई ऐसा दूर नहीं है, इसके पहले इंटर कन्वर्जन बताया था। तो ये क्वेश्चंस कर लेने लगे। तो अल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से एल्कीन कैसे बनाई जाती है वो आपको जनरल आइडिया लग गया, ठीक है। इसमें भी एक आध प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने बोला इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ मोर, हाँ लिखो जरा फिर इसी में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए। इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ, इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ more stable alkene is favored, more stable alkene या Satzef alkene, in general formation of more stable alkene or Satzef alkene is favored, in general formation of more stable alkene or Satzef alkene, SAYTZEFF, in general formation of more stable alkene or Satzef alkene is favored in dehydrohalogenation of alkyl halide, in general formation of more stable alkene or Satzef alkene is favored in dehydrohalogenation of alkyl halide, है ना। अल्काइल फ्लोराइड का केस नहीं है इसमें, फ्लोराइड के केस में तो हमेशा पूरी जिंदगी ही कुछ भी कर लो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, अभी तो बताया था। इसी में लिखिए एन एक्सेप्शन अकर्स व्हेन द बेस यूज्ड, इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखना है an exception occurs when the base used is very bulky in nature, an exception occurs when the base used is very bulky in nature, an exception occurs when the base used is very bulky in nature, लिखे भैया, an exception occurs when the base used is very bulky in nature। जैसे कोई बोले सर क्या कहना चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास CH3 ऐसे करके CH2 और CH और CH3 लिखा है सपोज करो, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, क्लोरीन है ये। कोई बोले सर अच्छा अगर इसकी रिएक्शन हम इन चीजों से कराएं, कोई बोले हम इसकी रिएक्शन इससे करा देते हैं CH3O- K+ के साथ, और एक बार इसकी रिएक्शन हम इससे करा देते हैं CH3 O- K+, इसको टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं, नहीं समझ रहे हो? अबे टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड नहीं बोलते इसको। यस सर। यस सर। हाँ तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होता है ये। तो कोई बोले अच्छा इस केस में क्या होगा, ये तो बहुत बल्कि बेस है। अरे CMe3 लगा दिया ना, 3 मिथाइल लगा दिया उससे, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस हो जाएगा।
तो हमने बोला जब तक बहुत बल्की बेस ना हो तब तक हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं। तो इस वाले केस में क्या बनाओगे, देखो तो बे, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा उसे क्या बोलोगे, अल्फा, उसके बगल वाले को क्या बोलोगे, बीटा। अरे तो एक बीटा और दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बीटा। तो जब छोटा बेस होता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन फेवर करते हैं हम लोग। तो कहाँ से बीटा से निकालोगे, ऐसा निकालोगे जिससे ये लेफ्ट वाले से निकालोगे ना, जिससे कि मोर स्टेबल एल्कीन बन जाए। तो क्या बनेगी, हाँ दोस्त, CH3CH और ये बन जाएगी एल्कीन। ठीक है, कोई बोले सिस बनेगी, ट्रांस बनेगी, ठीक है, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन में ट्रांस टू ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है। तो वो तो एग्जाम में जब आएगा तो लिख देंगे, अगर पूछेगा प्रिसाइजली घुस के कि जो एल्कीन बनी है बताओ सिस है ट्रांस है, तो जब मोर स्टेबल बना ही रहे हो तो उसमें भी ट्रांस बनाओगे ना फिर, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन जब बहुत बल्की बेस हो जाता है, सुनो तो, बहुत बल्की बेस हो जाएगा तो बीटा एच को वो भी निकालेगा, लेकिन जब खुद इतने बड़े साइज का हो गया है तो अंदर से जाके बीटा एच नहीं निकाल पाएगा ना। शाइन कर रहा है क्या, दिख रहा है ना। अगर बहुत बल्की सा बेस ले लिया तुमने, बहुत ज्यादा बल्की बेस ये वाला, तो भाई वो क्या करेगा, बीच में जब जाएगा तो ये मिथाइल उसको रिपल्शन लगाएगा, स्टीरिक फैक्टर भी लग सकता है ना उसमें। तो जब बहुत ज्यादा बल्की बेस हो जाते हैं तो वो बीच से एच ना निकाल के किनारे से अगर बीटा एच दिख रहा है उसको निकालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके साइज की मतलब जो फैक्टर होता है, इनके साइज का फैक्टर और स्टेरिक रिपल्शन वो दोनों ही एक तरह से सपोर्ट करते हैं कि किनारे से कहीं से एच निकालो और तुम बीच में मत आओ। तो ऐसे केसेस में फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फेवर किया जाता है। तो ये बन जाएगी 1 ब्यूटीन। ठीक है दोस्त, लेकिन गलती से यही एग्जांपल अगर ये लिखा हो CH3 CH2 और CHF F लिखा हो फ्लोरीन और CH3, और कोई बोले सर अल्काइल फ्लोराइड है, यहाँ पे आप CH3O- एक छोटा सा बेस ले लो एक बार, K प्लस एल्कोहलिक KOH है, और एक बार यहाँ पे वही बल्कि सा बेस जो हमने लिया है MEC Me मिथाइल मिथाइल O- K प्लस टर्शियरी बिटॉक्साइड। तो इन दोनों केसेस में कौन सी एल्कीन बनाओगे, टर्ट बिटॉक्साइड बोलते हैं ना इसको, टर्शियरी बिटॉक्साइड बेस, पावरफुल बेस। यहाँ पे कौन सी एल्कीन आपने बनाई थी, सेटजेफ एल्कीन, यही तो बोलते हैं सेटजेफ एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अबे नहीं समझ रहे हो, हाँ तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इसी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का नाम भी हम लोग सेटजेफ एल्कीन बोलते हैं, SAYTZEF सेटजेफ एल्कीन। तो दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आया था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या हॉफमैन एल्कीन, इसी को बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन या एंटी सेटजेफ एल्कीन। लेकिन दोस्त ये लास्ट वाले केस में क्या चल रहा है, सर उल्टा हो जाएगा। उल्टा नहीं होगा, ये दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा और हॉफमैन एल्कीन बनेगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, अगर अल्काइल फ्लोराइड होता है तो अल्काइल फ्लोराइड के डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन में हम लोग ये नहीं देखते भाई कि क्या कहाँ हॉफमैन, हमेशा हॉफमैन ही बनाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस चोजन। आप कोई भी बेस ले लो, आप दोनों ही केस में हॉफमैन एल्कीन बनाओगे। अगर अल्काइल फ्लोराइड हो गया तो अब तुम लोग 12th पास में हो सकता है कभी पढ़े हो E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन, कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, नाम सुने होगे, नहीं सुने हो तो अभी तो याद कर लो, कौन सा इसमें हम तीर मार रहे हैं तुमको अलग सा एकदम। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि अल्काइल फ्लोराइड का केस में हमेशा हॉफमैन एल्कीन बनाओगे, और जो लोग जानते हो वो तो जानते ही होगे कि भैया अल्काइल फ्लोराइड के केस में एक्चुअली में E1 CB एलिमिनेशन फॉलो होता है, वो एंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म ही होती है उसकी। तो अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड के केस में तो लेस छोटा बेस बड़ा बेस लेके हम लोग प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन अल्काइल फ्लोराइड के केस में अगर आप देखोगे तो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनेगी, और वो दोनों ही केसेस में इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस टेकन या इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस चोजन आप यही 1 ब्यूटीन ही बनाओगे, जिसको हम लोग एंटी सेटजेफ एल्कीन या हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट भी लिखवाए थे, साले सो रहे हो घर में तुम लोग बैठ के, नहीं सर। हाँ तो ये एंटी सेटजेफ एल्कीन, एंटी सेटजेफ एल्कीन, हाँ दोस्त
ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी अपना अच्छे से बताओ। और वही एंटी सेडजफ एल्कीन ये भी तो है, ये भी एंटी सेडजफ ही है। एल्कीन। तो अगर आपने ये देखा, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो E1CB पढ़ लो, और नहीं तो आप कम से कम पहले आंसर तुम लोग डिटेल इस तुम्हारे बैच में इसीलिए तो दिक्कत होती है, तुमको डिटेल भी नहीं पता होता और शॉर्टकट भी नहीं पता होता। हम शॉर्टकट बताते हैं तब तुम डिटेल मांगते हो, डिटेल बताते हैं तो शॉर्टकट मांगते हो, फिर याद कुछ नहीं करते हो। कम से कम प्रोडक्ट लिखना तो सीखो, फिर एक एक करके बताते जाएंगे क्या है डिटेल। जल्दी इसको कॉपी करिए, बस 1 मिनट, जल्दी कॉपी करो भैया। है ऑनलाइन वाले, कोई डाउट है इसमें अभी तुम लोगों को? नो सर। नो सर। अच्छा तो लिखिए फिर, ये हो गया, एलिमिनेशन वाली चीज हो गई, तो आप लोगों ने समझ लिया कैसे एल्कीन बना रहे हैं। अगला मेथड लिखो एल्कीन बनाने का। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई, लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डिहैलोजिनेशन या डीआयोडीनेशन, ऐसे कर लो, डीआयोडीनेशन करना उसको। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डीआयोडीनेशन, डिटैचमेंट ऑफ आयोडीन की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डीआयोडीनेशन, डीआयोडीनेशन ऑफ विसिनल डाइआयोडाइड, विसिनल VICINAL, विसिनल डाइआयोडाइड, विसिनल डाइआयोडाइड। विसिनल और जेमिनल जानते हो? विसिनल डाइआयोडाइड क्या होते हैं? हाँ हाँ दोस्त, जैसे हम आपसे पूछें कि हमारे पास ये लिखा है CH3CH CH3, और यहाँ पे लिखा है I, यहाँ पे लिखा है I, आयोडीन की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। कोई बोले इसको हीट कर दो, तो हीट करने पे I2 निकल जाता है, -I2 बन के निकल जाता है, ये है ना भैया, I2 बन के निकल जाता है। ठीक है दोस्त, तो बन जाती है एल्कीन। क्या एल्कीन बनेगी यहाँ पे? अरे 2 ब्यूटीन बनेगी, C और बीच में एक डबल बॉन्ड। अब प्रॉब्लम यही आती है, बताओ सिस 2 ब्यूटीन बनेगी, ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी, तो इसकी प्रोडक्ट पहले ऐसे लिख लो, फिर आपको बताते हैं। जितना कॉपी करो, लिखिए विसिनल डाइआयोडाइड्स। इतना करने के बाद, कितना करने के बाद लिखो भैया, विसिनल डाइआयोडाइड्स आर अनस्टेबल इन नेचर। विसिनल डाइआयोडाइड, विसिनल, अबे जब बगल बगल पोजीशन पे आई लगे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन लगे होते हैं, तो विसिनल। एक ही कार्बन पे 2 आयोडीन लगे होते हैं तो उनको बोलते हैं जेमिनल, GEMI,
NaL जेमिनल, जेम पोजीशन, इन्हें विस पोजीशन बोलते हैं, VIC विस, VIC। तो लिखो विसिनल डाई आयोडाइड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, vicinal diiodides are unstable in nature. Vicinal diiodides are unstable in nature. They undergoes deiodination, detachment of iodine की बात कर रहे हैं. They undergo deiodination. They undergo deiodination, detachment of iodine on gentle heating. जेंटल मतलब धीरे से, थोड़ा सा भी हीट कर दोगे, तमीज से हीट करना, जबरदस्ती ऐसा नहीं. दे अंडरगो डीआयोडिनेशन ऑन जेंटल हीटिंग टू फॉर्म एल्कीन. दे अंडरगो डीआयोडिनेशन ऑन हीटिंग, दे अंडरगो डीआयोडिनेशन ऑन जेंटल हीटिंग टू फॉर्म एल्कीन, है ना भैया. I2 निकल जाता है उसमें. कोई पूछे इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि CI बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है. CI बॉन्ड जनरली वीकर बॉन्ड होता है ना, इसलिए ऐसा होता है. ठीक है दोस्त, आगे बताएं भैया, चले. देखो दोस्त, कोई बोले ठीक है सर ये तो समझ में आ गया होगा सबको, नहीं समझे? अरे कोई बोले सर हमारे पास ये लिखा है, हाँ हमारे पास ये लिखा है आई, बताओ इसको हीट करें क्या होगा बे? हीट करो हल्का सा, I2 निकल जाएगा. वैसे ट्रेसेस में कोई और, ठीक है चलो इतना. क्या बनाओगे? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन बनाओगे. कहीं भी लिखा हो भैया. आपसे कोई बोले सर हमारे पास ये लिखा है CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, कहाँ से आ रहा है? CHI, आई की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन ना ले लेना तुम. आई लिखा है. कोई बोले सर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? अबे प्रोपीन बन जाएगा, और क्या बनेगा? नहीं समझ रहे हो दोस्त? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और I2 निकल जाएगा. इसे बोलते हैं डीआयोडिनेशन. हमको ये बताओ हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन कौन सी बनेगी? डीआयोडिनेशन तो होगा ही. वही फिशर से शॉर्ट से न्यूमैन. अच्छा, ये जब दोनों कोई भी चीज का अगर एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा पोजीशन पे जब भी एलिमिनेशन होता है, तो वो दोनों चीजें एंटी होके निकलती है. एंटी, तो यहाँ पे दोनों आयोडीन भी तो एंटी होके निकलेंगे. तो इसका मतलब बोथ आयोडीन शुड बी एंटी. जैसे आपने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड हैलोजन शुड बी एंटी कोप्लेनर, तो वैसे ही यहाँ पे दोनों आयोडीन शुड बी एंटी टू ईच अदर और इन अ सेम प्लेन. तो लिखो नेसेसरी कंडीशन फॉर डीआयोडिनेशन, लिखिए वहीं पे, नेसेसरी कंडीशन फॉर डीआयोडिनेशन ऑफ, नेसेसरी कंडीशन NECESS है ना, नेसेसरी, necessary condition for deiodination, necessary condition for deiodination of vicinal diiodide, necessary condition for deiodination of vicinal diiodide is anticoplanar state of, necessary condition for deiodination of vicinal diiodide, necessary condition for deiodination of vicinal diiodide is anti-coplanar state of both iodine. एंटी-कोप्लेनर स्टेट ऑफ बोथ आयोडीन, दोनों आयोडीन की एंटी-कोप्लेनर स्टेट है ना भैया, समझ रहे हो दोस्त? तो एंटी-कोप्लेनर स्टेट का मतलब ये है दोस्त, दोनों एंटी करके निकालना. तो वही फिशर से शॉहर्ट से न्यूमैन कन्वर्जन जानते हो तो हो जाएगा. ठीक है दोस्त. तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे D लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे D लिखा है, यहाँ, अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे I लिखा है, यहाँ पे भी I लिखा है, और यहाँ पे लिखा है H. कोई बोले इसको हीट करें तो सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी. वैसे ही नीचे वाले पे आ जाओ. कोई बोले सर यहाँ पे हम D लगा देते हैं, यहाँ I लगा देते हैं, यहाँ भी I लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं. हो क्या है बे? कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, H लगा देते हैं, यहाँ पे D लगा देते हैं. कोई बोले इसमें क्या बोले बनेगा? हमारा और मन एकदम उल्टा पुल्टा चल रहा है. हम यहाँ पे I लगा दें, यहाँ पे लगा देते हैं D,
यहाँ पे लगा देते हैं H, यहाँ पे लगा देते हैं D, यहाँ पे लगा देते हैं I, यहाँ पे लगा देते हैं H। इनको हीट करो, क्या होगा? देखो ये फिशर जो है वो ऑलमोस्ट तीनों में से दो तो सेम है पक्का। मतलब देखो या तो सिस अल्कीन बनेगी या तो ट्रांस बनेगी। तो अब हमने 3 दे दिया, तो 2 में सिस बनेगी, 1 में ट्रांस, या 2 में ट्रांस 1 में सिस। हमको बताओ इसमें से क्या बनेगी। लेकिन जिसको सॉहर्स न्यूमैन इंटर कन्वर्जन नहीं पता वो भूल जाए क्वेश्चन करना, उससे नहीं हो सकता। ये हमारा मन कर रहा है एक आध फिशर हम और बना दें इसी का, और पूछें तुमसे क्या बनाओगे। तो भैया प्रीवियस क्लास का अगर रिवाइज करके नहीं आया तो हम कब तक रिवाइज करेंगे? ऐसा हमेशा थोड़ी होता है कि रिवाइज ही करता रहे, कोई रिवाइज करवाता रहे। यहाँ पे डी लगा दो, यहाँ पे एच लगा दो, यहाँ पे आई लगा दो, यहाँ पे एच लगा दो और एच। इसका भी हीट करो, डी आयोडीनेशन है। इन चारों में हमको प्रोडक्ट बताओ। तो ये जो फिशर बने हैं इनको सॉहर्स में कन्वर्ट करना, सॉहर्स बने हैं उनको न्यूमैन में कन्वर्ट करना, न्यूमैन से दोनों आयोडीन को एंटी कर लेना, और एंटी करने के बाद आई आई निकाल देना। एक कहो तो हम बता दें इसमें, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो जाएगा सर। अच्छा हो जाएगा तो दोस्त बताओ जल्दी से फिर भैया सीक्वेंस में 1 2 3 4 के आंसर। और कोई भाई, ये कुछ लोग बता रहे हैं हो जाएगा, जिसको प्रॉब्लम हो अभी भी हेजिटेट ना करना, क्योंकि इसके बाद अब सीधे हम ये फिशर सॉहर्स न्यूमैन में इंटर कन्वर्जन वाली चीज लेके आएंगे वहाँ। निकाल देते हैं, उसके बाद इससे हो लास्ट में बना देते हैं, लेकिन जैसे सबसे इजी कौन सा है? सबसे इजी ये है, इसको हम बना देते हैं, डिफिकल्ट तुम लोग बनाओ। समझ रहे हो भैया? इनका ये कहना है कि सर वो जो आप दोनों चीजें निकाल देते हो तो हम पहचान नहीं पाते सिस्टम। तो साले कल पढ़ा रहे थे, कल नहीं पूछ पा रहे थे। देखो यहाँ पे D, यहाँ पे D, और यहाँ पे ऐसे ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए आप ऐसे ही, और यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए ऐसे ही कर दो। यहाँ पता है आपको I है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी H है। बताओ ठीक है? ये तुम लोग भी ऑनलाइन वालों, अगर किसी प्रॉब्लम हो देखते रहना। इनको यहाँ डाउट था, ये हो गया। अब तुमने क्या किया, फिशर से बना लिया इसका सॉहर्स। सॉहर्स से इसका गोला वाला बना लो, न्यूमैन सर्कल। तो न्यूमैन सर्कल बनाओगे तो पहले न्यूमैन सर्कल ऐसे गोल गोल बनाया जाता है। न्यूमैन सर्कल में पहले रियर वाले बना लो। डी कहाँ पे लटका हुआ है? नीचे। ठीक दोस्त। आई और एच कैसे हैं? ऐसे 120 डिग्री पे आई, और यहाँ पे क्या है? एच। ये हो गया आई और एच। तुम बोलोगे सर ये वाला हमको बनाना है अभी, तो वो भी तो इक्लिप्स फॉर्म में आएगा ओवरलैप करता हुआ, लेकिन ये फ्रंट वाला है। तो यहाँ पे फ्रंट वाले पे क्या आ रहा है? ये भी डी आ रहा है। बहुत बढ़िया। इधर की तरफ क्या आ रहा है? एच आ रहा है। फ्रंट वाला बता रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है ये, थोड़ा वैसे ही हुआ जा रहा है। एच। इधर क्या आ रहा है? आई। तो सब ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो दोनों आई को एंटी ले जाना है। तो ठीक है, रेयर वाला जो कार्बन है उसके जो लगे हुए एच आई ये सब उनको फिक्स कर दो। सामने वाले को ऐसे पकड़ के से खट 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 रोटेट कर दो। यही तो बताएं आप लोगों को, इतना रोटेट करो कि दोनों आई एंटी हो जाए, मतलब ये फ्रंट वाला आई इधर आ जाए। तो तुमने क्या किया इस न्यूमैन सर्कल में, ध्यान से देखना, यहीं से यही तुम्हारी प्रॉब्लम, ऐसा बता रहे हो तुम। तुमने क्या किया कि भैया एक आयोडीन जो वैसे था उसको तो हमेशा वहीं रखा, रेयर वाला। एक एच यहाँ पे हमेशा रखा और एक यहाँ पे डी रखा। ठीक। फ्रंट वाले को तुमने ऐसे इस वाले ट्रायंगल को रोटेट ऐसे किया, रोटेट करके इस आई को ले आए उसके एंटी। अबे तो जब ये वाला आई इसके एंटी आएगा, इतना रोटेट कर दोगे तुम, जब ये वाला आई यहाँ पे आ गया तो उस टाइम ये वाला एच कहाँ गया होगा? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आई हो गया तो आई के इधर क्या आ जाएगा? एच, और ये हो जाएगा डी। समझ रहे हो दोस्त?
हमने अब बोला है तुम्हारी प्रॉब्लम ये थी कि भाई दोनों एंटी है, दोनों एंटी को ऐसे निकाल लो, मान लो ये दोनों गायब हो गए, आई आई बन के आई टू बन के निकल गया। अब देखो कैसे लिखते हैं एल्कीन, इसी जगह दिक्कत है तुम्हें। सामने वाला कार्बन क्या है, ये कार्बन है, अंदर वाला कार्बन क्या है, ये कार्बन, तिरछा कर दे। सामने वाला कार्बन ये है, पीछे वाला ये है, सामने वाला ये है, पीछे वाला ये, इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड आ गया, समझ रहे हो। फिर देखो ऐसे ही सामने वाला कार्बन ये है, पीछे वाला कार्बन ये है, डबल बॉन्ड आ चुका है इनके बीच में। अब उस डबल बॉन्ड के क्रॉस एक साइड जो आ रहे हैं उनको एक साइड रखो। तुमने क्या किया, ये तुम्हारा बन गया है, ये यहां से बना रहे हैं, तुमने बोला सर सी डबल बॉन्ड सी, हमको समझ में आ गया। अब हम तुमको बोल रहे हैं जो ये डी और एच है ना, इस स्ट्रिप के, ये स्ट्रिप दिख रही है पतली सी, इसके इधर इनको एक तरफ कर दो। तो तुम बोलोगे ठीक है सर, हमने एक तरफ डी कर दिया, एक तरफ एच कर दिया। और दोस्त इसके नीचे की तरफ देखोगे तो एच के एंटी एच दिख रहा है तुम्हें, डी के एंटी डी दिख रहा है। तो भैया एच के एंटी एच करोगे, डी के एंटी डी करोगे तो ट्रांस एल्कीन नहीं बन गई। अभी समझ गए, ऑनलाइन वाला तुम लोग को। यस सर। यस सर। हाँ तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमने बताया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में इनका कहना है कि सर ट्रांस एल्कीन बनेगी, सी डबल बॉन्ड सी, और ये डी और एच, और ये एच और डी। बाकी देखो 4 हमने एक ही सेम कंपाउंड दिए हैं, तो इनको ड्रॉ कर लो भैया, जिसको प्रॉब्लम हो वो ड्रॉ कर लो। कल भी कराए थे, कन्फर्मर में भी कराए थे, और ये बना लो। इसमें लास्ट में अगर किसी प्रॉब्लम हो तो भैया जब दोनों चीजें निकल जाती हैं तो इसको मानो यही डबल बॉन्ड है, ऐसे मान लो यही डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के एक तरफ एच है, एक तरफ उसी तरफ डी है, जिस तरफ एच है उसी तरफ डी है, और दोनों क्या है, ऐसे होंगे डबल बॉन्ड की तरफ। तो उसके एंटी भी देख लो, तो ये वाला एच है, अबे तो सेकंड वाले में हो गया, बाकी वाले में कुछ लोग बताओ, ऑनलाइन वाले कुछ तेज लोग रहते हो तुम लोग यहाँ भी, तब भी नहीं बताते हो। सेकंड वाला लिख लो, एक आध और बता दें क्या। अच्छा ठीक है, तो बनाओ फिर 1, 3, 4 वाले आंसर। सर 1 वाला ट्रांस आ रहा है। 1 वाला भी ट्रांस आ रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं, यस सर ट्रांस हैं? यस सर। थर्ड वाला से यस सर। हमको तुम लोग भैया आपस में क्रॉस चेक करके बताना। इसका इन्होंने बोला कि ट्रांस आ रहा है, तो ट्रांस तो हमें पता है ऐसे ही बन रहा होगा, एच एच ऐसे ही बन रहा होगा, एच के एच एन टी और डी के एन टी डी। ये ट्रांस मतलब दोनों में ही ट्रांस आ रहा है डीआयोडीनेशन से। एल्कीन बनाने के मेथड्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसके बाद 2 रिएक्शन और है, बस खत्म ये, फिर केमिकल रिएक्शन सब एल्कीन पढ़ाएंगे। बताओ दोस्त आगे बताओ। वन टू में हो गया, थर्ड में क्या है। अच्छा ये मत सोच लेना कि शुरू के 2 के ट्रांस है तो फिर दोनों के सिस होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने फिशर बड़े टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं। तो हो सकता है सिस बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, अभी हम भी देख लेंगे एक बार। शुरुआत के दोनों करेक्ट हैं, केयरफुली करना भैया, गलत ना कर देना। वो स्ट्रिप जो है आई आई निकालने के बाद जो दोनों एक साइड दिख रहे हैं उनको एक साइड लिख दो, जो दूसरे साइड दिख रहे हैं उनको दूसरे साइड लिख दो। शुरुआत के 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
बहुत स्लो करते हो बे तुम लोग। तुम लोग के अंदर की जो आग है ना, लग रहा है साले पानी डाल के बुझा दियो उसको। 11th वाले इतने तेज कर लेते हैं, मतलब फायर होती है थर्ड ना, ये फोर्थ हमें दोनों करना है। से आ रहे हैं। अच्छा ये बोले इस लोग कि थर्ड फोर्थ दोनों ही सिस आ रहे हैं। मतलब एक होता है ना क्यूरियोसिटी, पढ़ने लिखने वाली, तुम लोग जैसे एकदम ठंडे हो गए हो। सिस बता रहे हैं ये। अबे ये सिस बता रहे हैं, बाकी लोग क्या बता रहे हो? थर्ड वाले का आंसर बोल रहे हैं सर ये सिस होगा। सिस का मतलब है अगर एच इधर है तो एच इधर ही होगा, डी इधर है तो डी इधर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और इसका भी बता रहे हैं यही कि सर सी डबल बॉन्ड सी जो लिखेंगे आप, उसमें जिस साइड एच है उसी साइड एच आ रहा है, जिस साइड डी है उस साइड डी आ रहा है। सब कुछ बता चुके हैं। तीसरी बार हम फिशर-सॉर्फ न्यूमैन इंटरकन्वर्जन की बात कर रहे हैं। सिस ही होगा। बहुत बढ़िया दोस्त। जगह छोड़ दो आधे आधे पेज की कम से कम करने के लिए, जिससे ना हुआ हो। अब कैसे करें? बहुत बढ़िया दोस्त, सिस ही आ रहा है ना। और किसी का कोई बताओ भाई, और किसी का आ रहा हो। हम चाहते हैं मेजॉरिटी अगर बोल दे तो हम फिर समझ ले हाँ सिस। सिस आ रहा है सर। यस सर। सिस दोनों में। बहुत बढ़िया दोस्त, तो ये हो गया। चलो ये एल्कीन बनाने का ये वाला मेथड फिनिश। अब लिखिए फिर। हो गया ना भैया? अरे जगह छोड़ दो, जिससे नहीं हुआ बना लेना। 2-3 तो बना ही लिए होंगे, एक आध छूट गया होगा। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है ना बनाने का। इतना कितना टाइम दे देंगे यार। अगला मेथड लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट मेथड लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। Preparation of alkene by electrolysis of sodium or potassium salt of dicarboxylic acid. Electrolysis of sodium or potassium salt of dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid. आपको हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एल्केन में पढ़ाया था। उसके मैकेनिज्म कैथोड पे, एनोड पे, एनोड पे 2-2 बार मैकेनिज्म, ऐसा नहीं बताएं क्या? बताया यस सर। सर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो देखो दोस्त, अगर हम आपसे पूछें कि हमको भैया ये बता दो, अगर आप इतना ही जानते हो तो एल्कीन बनाने के मेथड में ये बता दो, COO माइनस सोडियम सॉल्ट है, CO माइनस Na प्लस एक्वस है, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के साथ। क्या बनाओगे भैया इलेक्ट्रोलिसिस के बाद? नहीं बताओगे? सर इथीन बनाते हैं। तीन हो जाएगा सर। अरे CO2 निकल जाएगा, इथीन बन जाए। साले इतना जो दिमाग लगाते हो तुम लोग ना, कुछ पुराना पढ़ के आते नहीं। अब मूड खराब कर रहे हो तुम लोग। मन कर रहा है अभी पकड़ के फिर मारना शुरू करें। साथ में और कौन गैस निकलती है इथीन के साथ? CO2। CO2। और कौन गैस निकलती है इसके साथ? H2 निकलती है। वाटर का रिडक्शन नहीं कराओगे? बाकी क्या NaOH बनता है एक्वस। यस पूरा का सर। पूरा सॉल्यूशन टाइम के साथ अल्कलाइन होता जाता है। एल्केन नहीं पढ़ोगे जाके डिटेल में विद मैकेनिज्म। हमको याद है, तुम लोग खुद भी बता रहे हो, एनोड पे 2-2 बार मैकेनिज्म बताई थी। एनोड की रिएक्शन अलग होती है, उस रिएक्शन के अंदर उसकी मैकेनिज्म अलग होती है। हाँ तो यस सर कह रहे हो, लेकिन भैया तुम लोग बताते नहीं पूरा। तो सिर्फ पूरा का पूरा टाइम। फिर पीएच निकलने के लिए हमने 2 क्वेश्चन भी दिए थे, शायद 1-2 क्वेश्चन भी दिए थे, 2-3 क्वेश्चन कि 1 फैराडे 2 फैराडे चार्ज पास करोगे तो पीएच क्या आएगा। कभी कुछ करके आते हो? अब हम चलो इसी में बता दें। कोई बोले अच्छा सर तो लो इसमें भी वही फिशर-सॉर्फ न्यूमैन बना देते हैं। कोई बोले CO माइनस K+ ले लिया और COO माइनस Na+ ले लिया। यहाँ पे HD और DH ले लिया। एक क्वेश्चन ये है, एक्वस है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, क्या बनाओगे?
एल्कीन बनाने का मेथड पढ़ा रहे हैं आपको। कोई बोले सर जब इसकी करा रहे हो तो इसकी क्यों नहीं करा रहे हो? मतलब इसकी भी करा देते हैं, CO माइनस Na प्लस और COO माइनस K प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं HD, ये एक्वस है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। लो फिशर, सॉहर्स, न्यूमैन जो भी है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अच्छा इससे फर्क पड़ेगा क्या कि CO माइनस K प्लस है, CO माइनस Na प्लस है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में भाई ठीक है NaOH बन रहा था, KOH भी बन जाएगा, समझ रहे हो दोस्त? NaOH और KOH दोनों बन जाएंगे, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, टाइम के साथ तो अल्कलाइन होता जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनाने का सोच रहे हो? कुछ कह सकते हो कि सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी, या कुछ पहले नहीं कह वाले में सकते हो। ट्रांस बनेगी। तो दूसरे वाले में क्या बनेगी? अच्छा रीजन भी बताते जाना क्या है। मैकेनिज्म देख लेना दोस्त एक बार, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाके देख लेना वहां पे क्या होता था। मैकेनिज्म जाके देख लेना क्या होता था। अगर तुम ये जानते हो, चलो अल्काइन वाली रिएक्शन भी हम एक साथ लिख देते हैं, ऐसे हमारा मन कर रहा है कि हम C डबल बॉन्ड C, हमारा ऐसे मन कर रहा है HH COO माइनस और COO माइनस, यहाँ पे Na प्लस और Na प्लस। मेरे दोस्त एक बार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड है भैया? भाई तुम लोग नहीं बोलते हो, साले दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग, बोलते हो नहीं। मैलिक एसिड वाला। हाँ तो ऐसे बोलो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड है, मैलाइक एसिड। इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? और वैसे ही हमारा मन कर रहा है हम ये लिख दें सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। तो हमको ये बता दो क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा? COO माइनस और Na प्लस, और यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस में एक दूसरे के आंसर्स भी हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ, अरे शाइन तो नहीं कर रहा है भैया, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ये आपको हमने कोलबे में पढ़ाया हुआ है। आज तो तुम कुछ उल्टी पुल्टी बहकी बातें कर रहे हो साले, इसलिए हमको फिर से लिखना पड़ रहा है इसको। सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, पहले तो ये बता दो होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या होगी। और ये नीचे वाले दो क्वेश्चन बता दो, मिडिल वाला तो हो गया ना, आपको ये पता लग गया ये वाले एसिड का, ये अब है इस वाले एसिड का तो इथीन बनेगा, तो इथीन बना दिया था ना, उसमें से ट्रांस कहाँ आएगा? तो मिडिल वाला हो गया। हो गया। अच्छा चलो हम बताते हैं, चलो कोई बात नहीं। इथाइन बनेगी। नहीं इसमें ऊपर वाले में क्या बनेगी? इथाइन बन जाएगी। इथाइन बन जाएगी। बहुत प्यारा दोस्त, सीधे बोल रहे हैं सर, इथाइन गैस बनेगी और CO2 गैस बनेगी। लो एक इथाइन गैस निकल गई, एक CO2 गैस निकल गई, एक H2 गैस निकल गई, और साथ में NaOH हो गया। ये पूरी मैकेनिज्म से आपको पता है, जो आप कर चुके हो। तो ये हो गया कि सर ठीक है, ये वाला पूरा हमको समझ में आ गया। अच्छा तो क्या फ्यूमेरिक एसिड में होगी कि नहीं होगी पूछ रहे हैं?
वो तो एंटी है वे दोनों COH, ऐसे कैसे निकलेगा? है? कुछ होगा? अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या है दोस्त, क्या कहना चाहते हो? जो लोग होना होगा बोल रहे हो वो क्या कहना चाहते हो? इसका तो फिर मतलब है इथाइन बन कि जाएगी। इथाइन फिर बन जाएगी, मतलब ये कहना चाहते हो कि बनते फ्री रेडिकल हैं, CO2 निकल जाता है ना, तो फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल्स रिकम्बाइन करते हैं, और फ्री रेडिकल्स जब रिकम्बाइन करते हैं तो उस टाइम बॉन्ड बना हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सिस में कंबाइन करेंगे ट्रांस में कंबाइन करेंगे, नहीं समझ रहे हो भैया? अब वैसे भी यहाँ तो अल्काइन ही बन रहा था, C2H2 ही तो बन रहा था इथाइन, और यहाँ पे क्या बन रहा था? ठीक है, C2H2 CO2 प्लस H2 ये गैस बन रही थी, और साथ में आपका NaOH भी बन रहा था, जो भी था NaOH KOH। ठीक है, तो आपने बोल दिया, इसका मतलब ये जिद पे ना आ जाए कोई कि भैया ट्रांस एल्कीन है और उसका सोडियम ट्रांस मैनर में ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं, उनमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी। CO2 निकलेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे और फ्री रेडिकल्स रिकम्बाइन कर जाएंगे, आंसर दोनों में सेम आएगा, चाहे सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड ले लो चाहे सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमारिक एसिड ले लो। ऑल्दो फ्यूमारिक एसिड का अनहाइड्राइड नहीं बनता, फ्यूमारिक एसिड को डिहाइड्रेट करोगे ना तो अनहाइड्राइड थोड़ी बनेगा, क्योंकि दोनों COH तो एंटी मैनर में है, वाटर कैसे निकल पाएगा उनसे? इसलिए जब हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन कराते हैं मैलेइक एसिड से, तो दोनों COH एक साइड है, वो वाटर डिहाइड्रेट करके अपना मैलेइक अनहाइड्राइड बना देता है। फ्यूमारिक एसिड फ्यूमारिक अनहाइड्राइड नहीं बना पाता, क्योंकि दोनों COH एंटी होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में उसके सिन एंटी का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि CO2 तो गायब हो जाता है। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन लिखे हो तो लिख लेना, ऑल्दो अनहाइड्राइड ऑफ फ्यूमारिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, फ्यूमारिक एसिड का अनहाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं है, दोनों COH एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोलिसिस करके सेम प्रोडक्ट बनाता है, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड कर रहा था। कॉपी कर लिया भाई इतना, मैलाइक फ्यूमारिक वाला, उसका लेके हम ये नीचे वाले एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे अभी। समझ में आ गया भैया? तो लिख सकते हो कि बोथ सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमारिक एसिड, है ना, फॉर्म्स सेम प्रोडक्ट जब वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो चाहे सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड ले लो चाहे सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमारिक एसिड ले लो, दे विल फॉर्म सेम प्रोडक्ट अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वो सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम प्रोडक्ट इथाइन होगा। बोथ सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलाइक एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमारिक एसिड will form same product इथाइन upon electrolysis। समझ में आ रहा है भैया? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वो सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कोई बोले सिन एंटी, वहां पे कोई रोल नहीं आता सिन एंटी का। सिन एंटी का रोल तो सिर्फ तब आता है भैया अगर कोई बोले सर एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 से रिएक्शन करानी है जो वाटर निकाल सकता है, तो दोनों COH एक साइड होने चाहिए, तभी तो वाटर निकलेगा। तो उसमें हमें जरूरत होती है कि मैलाइक अनहाइड्राइड पॉसिबल है, मैलाइक एसिड से मैलाइक अनहाइड्राइड बनाया जा सकता है, लेकिन फ्यूमारिक एसिड से फ्यूमारिक अनहाइड्राइड कभी नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों COOH एक दूसरे के एंटी होते हैं। उधर से OH निकालोगे इधर से H, कैसे पॉसिबल है? जब दोनों एक साइड होते हैं तो एक से OH एक से H निकाल के वाटर बना दो। इसलिए बुक्स में देखोगे तो मैलाइक अनहाइड्राइड एग्जिस्ट करता है, फ्यूमारिक अनहाइड्राइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ गया? तो उसका किसी को कंफ्यूजन लेके हो सकता था, वो कंफ्यूजन दूर कर दिया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसमें, अनायंस जो होते हैं एनोड पे फ्री रेडिकली ऑक्सीडाइज होते हैं, CO2 निकल जाता है। तो इसमें जो तुम कह रहे हो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बन रहा होगा, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हम कह ही नहीं सकते, जानते हो क्यों? क्योंकि CHD रेडिकल बन रहा होगा, और यहाँ भी क्या बन रहा होगा, CHD रेडिकल। तो तुमने सिस ट्रांस कर दिया, CO2 निकल गई होगी ना, अबे CO2 पहले निकल गई होगी, H2 भी निकल गई होगी, ठीक है, ठीक है, KOH अपना NaOH, KOH प्लस NaOH दोनों आ रहे होंगे, लेकिन इतने के बाद यहाँ पे क्या बने होंगे, इन दोनों में फ्री रेडिकल बने होंगे। और फ्री रेडिकल्स ठीक है कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं, वहां पे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, वो डायरेक्ट एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हम कह नहीं सकते कि सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी। कोई जबरदस्ती अगर पिल जाए नहीं हमको बताओ, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, हाँ हो सकता है ट्रांस बन जाए, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, सब कुछ स्टेबलाइज अगर होना चाहता है तो।
है ना। लेकिन रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी वाले प्रिंसिपल से अगर देखते हैं तो बोलते हैं ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो ट्रांस बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जैसे रेडिकल आएगा चिप से चिपक जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, उनको कोई मतलब नहीं इस ट्रांस से। इसीलिए बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसमें जबरदस्ती नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई पूछ ले ऑप्शन में लिखा हो कि सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, है ना, तब आप बोलोगे कि हाँ ट्रांस हम लोग प्रेफर करेंगे, है ना, ट्रांस बनाएंगे। लेकिन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मतलब लेस सेलेक्टिव। तो लेस सेलेक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो फ्री रेडिकल बना तुरंत चिपक जाएगा, कंबाइन कर जाएगा वो। उसको क्या मतलब सिस ट्रांस से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है ना वो, बगल बगल है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में लिखा ही हो कि भाई तुमको सिस से ट्रांस बनाना है, तब बोल देंगे ट्रांस बनेगा। तो वैसे लिखोगे कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं होती इसमें, दोनों ही प्रोडक्ट सेम आएंगे दोनों में ही। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया हमको बताओ सिस या ट्रांस में से कौन सी बनेगी, तो आप कह सकते हो कि हाँ ट्रांस बनेगी। ठीक है दोस्त, ट्रांस बनेगी। लिख सकते हो कि ट्रांस तब बनेगी जब ऑप्शन में पूछेगा। वैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी जब होती है तो वो सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। जो लेस रिएक्टिव चीजें होती हैं वो सेलेक्टिवली चूज करती है ना, अब हम ट्रांस बनाएंगे, अब हम सिस बनाएंगे। जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है तो उतना ज्यादा वो नहीं सेलेक्टिव चूज नहीं करता, कि नहीं उतना चूज ही नहीं होता, उसको बनाना है एल्कीन बना लेगा। आप समझे ये मैलाइक फ्यूमेरिक इन सब का मतलब क्या था बताने का? यस सर। हाँ, न्यूमैन सॉहर्स और सब आएगा, लेकिन न्यूमैन सॉहर्स के बाद भी आप समझ रहे हो भैया क्या बनाना है? नहीं समझे भैया? समझ गए। तो ये वाला भी हो गया इलेक्ट्रोलिसिस वाला, एल्कीन बनाने का मेथड। खैर कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से क्या आपको एक चीज समझ में आई कि एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइन भी बना सकते हैं। क्यों? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लो, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या बनता है? एथेन नहीं बनता। यस सर। नहीं समझ रहे हो? और सोडियम सॉल्ट ऑफ, अभी आपने देखा था सक्सेनिक एसिड से एल्कीन बन गया था, और ये मैलाइक और फ्यूमेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लिए थे तो क्या बन गया था? अल्काइन बन गया था। तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है ना, सारे हाइड्रोकार्बन। साइक्लोएल्केन भी पॉसिबल होते हैं। साइक्लोएल्केन वो तो डिपेंडिंग अपॉन अपने कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा चूज किया हुआ है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन लिखो एल्कीन बनाने की। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय विटिग रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। विटिग, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय विटिग रिएक्शन, preparation of alkane by Wittig reaction of carbonyl compound. WITTIG, Wittig reaction of carbonyl compound. Preparation of alkane by Wittig reaction of carbonyl compound. ठीक है भैया? Wittig, WITTIG, Wittig. इसमें येलाइड एक यूज करते हैं, येलाइड नाम होता है एक चीज का। कार्बोनिल कंपाउंड में इसको पढ़ाएंगे, अभी इसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पे नहीं जाएंगे। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन, उसको अभी नहीं बताएंगे। क्या है, एक बार पहले लिखना तो सीखो। पहले क्या होता है, हमें प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। फिर जब आप समझ जाओगे प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, तो उसमें स्टीरियो स्पेसिफिक लगाएंगे कि आप बताओ सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में फिर आएगी रिएक्शन, उस टाइम बताएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे। ठीक है, येलाइड के न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होती है। चलिए देखिए, येलाइड जो होते हैं जनरली येलाइड ये बोले जाते हैं C डबल बॉन्ड P, ऐसे यहाँ पे कोई लगा दो R1, यहाँ पे लगा दो R2, और ये R3, R4 और R5, इन्हें बोलते हैं येलाइड। जनरल येलाइड ये होते हैं। फास्फोरस और कार्बन, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के सारे कंपाउंड पढ़ते हो ना, वैसे डाइजोनियम सॉल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरी केमिस्ट्री डाइजोनियम केमिस्ट्री होती है। वैसे येलाइड केमिस्ट्री भी होती है, उस पर भी बुक्स लिखी जाती हैं। लोग येलाइड केमिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, पेपर्स पब्लिश करते हैं, मोटी मोटी बुक्स आती हैं इसकी। अकेले ये येलाइड केमिस्ट्री, उनमें से मोस्ट कॉमन येलाइड ये लिखा जाता है। कोई बोले R1, R2, R3, R4, R5 क्या है, तो ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब जो IIT में 3 बार हमें याद है कि जो पूछा गया है, वो तीनों बार उन्होंने ट्राइफिनाइल फास्फोरस येलाइड पूछा है। उन्होंने क्या बोला, हमारे पास इसे PH3 मतलब क्या बोलते हैं, फास्फोरस के साथ 3 फिनाइल लगे हैं,
यही पता नहीं आईटी वालों को यही क्यों पसंद है, यही इलाइड हमेशा देते हैं। अब बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ऐसे R1 R2, कोई बोले इस इलाइड का क्या नाम है, तो इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फास्फोरस इलाइड, ट्राइफिनाइल फास्फोरस इलाइड। आप आईटी के क्वेश्चंस देखोगे पुराने तो यही देते हैं वो। तो जनरल इलाइड क्या होता है, ये होता है, क्या पता दोबारा पूछ ले। और जो आईटी वाले पूछते हैं उसमें कॉमन ये होता है ट्राइफिनाइल फास्फोरस इलाइड। R1 R2 कुछ भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी की रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं विटिक रिएक्शन में। तो पहले इलाइड कहीं कोने में लिख लो कि इलाइड क्या होता है, इलाइड, इलाइड लिख लो। और विटिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम इधर बता देते हैं क्या होती है विटिक रिएक्शन। इलाइड अलग से लिख लीजिए। विटिक रिएक्शन ये होती है कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड अगर ऐसे लिखा है R1 R2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जल्दी करो। और लिखा है PH3P इसका प्रोडक्ट नीचे बना देते हैं। जल्दी करो भैया। जल्दी करो दोस्त। कॉपी कर लिया विलाइड, ये लाइड। अब देखो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कोई बोले सर कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब होता है, अबे एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्शन करता है येलाइड से, कोई जनरल येलाइड आपने ले लिया, तो जैसे आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुना होगा, आप लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट सुने हो, अबे AgNO3 की रिएक्शन NaCl से कराओगे तो AgCl से कंबाइन हो जाता है, NaNO3 से कंबाइन हो जाता है। वैसे ही होता है ऑर्गेनिक में, खैर वो आयनिक नहीं होती है मैकेनिज्म, मतलब आयनिक उस तरीके नहीं होता, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप से समझ सकते हो। ये क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का एक पार्ट येलाइड के एक पार्ट से कंबाइन कर जाता है, बाकी दोनों के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपस में फिर से कंबाइन कर जाते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये येलाइड के इस वाले पार्ट से कंबाइन कर जाता है। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो कार्बोनिल कंपाउंड का ये ऑक्सीजन PH3P से कंबाइन कर जाता है और बाकी बचे हुए पार्ट फिर रिकंबाइन कर जाते हैं। तो कोई बोले जब सर ये PH3P से कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऐसे बनाएगा PH3P, PH3 समझते हो, अरे 3 फिनाइल वे, P डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। कोई बोले साथ में क्या बनेगा सर, तो साथ में क्या बनाओगे भैया, एल्कीन बनेगा, एल्कीन RC, हाँ R1CR2 डबल बॉन्ड C R3R4, एल्कीन बन जाएगा ये, ठीक है दोस्त, इसे बोल देंगे एल्कीन। और ये एक प्रोडक्ट ये हो गया। कैसे कंबाइन करना है वो बनाओगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप से ही तो हो रहा है कि ट्राइफिनाइल या जो जनरल येलाइड होते हैं उनका एक पार्ट कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना लेगा, बाकी बचे हुए जो दोनों के पार्ट्स हैं वो रिकंबाइन कर जाएंगे। तो इन सब के प्रोडक्ट बनाओ। कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत फेमस रिएक्शन है ये, इसमें भी आपको बताएंगे कैसे होता है। कोई बोले सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन कैसे बनता है, वो उस टाइम पढ़ाएंगे, और वो डिपेंड करता है कि जो येलाइड लिए हुए हैं
और जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है उस कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करता है, और ये लाइड में जो फिनाइल लगे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो बाद में बताएंगे आपको। अभी फिलहाल इतना देखो, पहले प्रोडक्ट बनाना तो सीखो, नहीं पता लगे तुम बनाना नहीं जानते, स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ गए। फिर देखो दोस्त, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है एग्जाम में, बोलते हैं CH3CDO, ऐसे CDO, CH3CHO को CH3CDO लिख दिया हमने, और साथ में इसको लिखते हैं CH3P और CH3, और P पे लिखते हैं प्लस, C पे लिखते हैं माइनस, ऐसे भी लिखा जाता है। रुको बता रहे हैं क्या है, यहाँ देखो, इधर देखिए भैया, विटिक को कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट वाला कॉपी कर चुके हो ना। विटिक में कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिख दिया CH3CDO, ठीक है, जैसे CH3CHO होता है वैसे CH3CDO, और ये लाइड को CH3P डबल बॉन्ड CH ना करके, डबल बॉन्ड C ना करके, P पे प्लस और C पे माइनस लिखा जाता है। कोई बोले सर प्लस माइनस है डबल बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी लिखा मिल सकता है ना, तो घबराना नहीं कि क्या लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, डबल बॉन्ड तो बना ही सकता है। ये सिर्फ इसलिए अगर ऐसा लिखा हो तो मतलब इजी है तुम्हारे लिए, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, कार्बन पे माइनस है, फास्फोरस पे प्लस है, समझ रहे हो भैया। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि भैया ये लाइड में अगर आप देखोगे तो P पे प्लस है, C पे माइनस है, तो ये लाइड ऐसे बना सकते हैं, मैकेनिज्म में हेल्प करेगा ये, या नहीं तो डबल बॉन्ड आप लगा दो, कोई बात उसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाओगे तो इजीली और डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप से हो जाएगा, ठीक, कुछ और मतलब नहीं होता एग्जाम में, अगर P पे प्लस C पे माइनस लिखा है तो मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। देखो तो इधर देखो, कोई बोले सर इसका प्रोडक्ट आपने नहीं बताया, तुम बताओ क्या बनाओगे इसका। तो CH3 CH CH3 और CH से CH2 डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया भाई, ये लाइड का जो CH3P है इसको कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन से कंबाइन करवा दोगे, हाँ तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3P डबल बॉन्ड O, मतलब ऐसे P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH PH PH, ये बन गया। कोई बोले एल्कीन तो बताओ, तो साथ में क्या बनाओगे, अरे एक C, यहाँ पे Me है ना भैया, और डबल बॉन्ड CH2, बस यही एल्कीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2 है ना ये, बस ठीक है, और यहाँ पे दो Me लगे हैं, एक एल्कीन ये बन जाएगी और वही अकेली एल्कीन होगी, बस ये बन जाएगा। और ये PH3P डबल बॉन्ड O, मतलब 3 फिनाइल लगे हैं फास्फोरस के साथ, और उसके साथ डबल बॉन्ड O, फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है ना PCl5 के तरीके, 5 बॉन्ड तो बना ही सकता है। वैसे इस वाले में ये लाइड का PH3P कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन से कंबाइन करवा देना, है ना भैया, ये लाइड का PH3P कार्बोनिल के ऑक्सीजन से कंबाइन करवाओगे तो फिर से PH3PO बन जाएगा, और एल्कीन जो बनेगी, क्या वो एल्कीन इस साइक्लोहेक्सेन के साथ डबल बॉन्ड CH आएगा। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, लास्ट वाले में भी ऑक्सीजन PH3P के साथ कंबाइन करवा देना, तो PH3PO बन जाएगा, और एल्कीन जो बनेगी वो CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये साइक्लोप्रोपेन। कोई बोले सर ये इसमें कायरल सेंटर है, बिल्कुल मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकता है ना ये सिस ट्रांस, तो बताएंगे आगे चल के। और साथ में बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, और इसके साथ 3 फिनाइल PH PH PH। उसमें क्या बनाओगे, बात तो वही है, तुम डबल बॉन्ड इसका अज्यूम कर लो, तो PH3P डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ठीक है, एक तो बनाओगे P डबल बॉन्ड O, इसके साथ 3 फिनाइल, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, और एल्कीन जो बनेगी वो आ जाएगी CH3CD डबल बॉन्ड CH CH3, है दोस्त, हो गया। लिखो चलो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन, विटिग इसे कर लो, फिर केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन, विटिग,
mechanism of Wittig reaction. Wittig reaction की मैकेनिज्म, एक रिएक्शन लिख देते हैं जिससे आपको पता लग जाए किसके मैकेनिज्म बता रहे हैं। जो रिएक्शन आप लोग लिखते हो ना जनरल, जैसे कोई बोले हम आर आर, एल्कीन पे जानबूझ के आर आर ही लगा देते हैं, जैसे सी आर आर उस पे, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड पे, और उसमें ऐसे लिख देते हैं PH3 P डबल बॉन्ड C R1 R2, ऐसे बहुत ज्यादा R1 बस R1 R2, तो प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे। इसके जो मैकेनिस्टिक स्टेप्स हैं वो देखो, और जो मैकेनिस्टिक स्टेप्स जो इन्वॉल्व्ड है, मैकेनिस्टिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं, देखो 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 यहाँ देखो, ऐसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखते हैं R, यहाँ पे लिखते हैं R, ठीक है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड हो गया है भैया आर आर। PH3P को लिखने का एक तरीका होता है ये वाला, देखो जैसे बता रहे हैं वैसे देखो बे, ऐसे P लिखते हैं और यहाँ पे आप लगा दो फिनाइल फिनाइल फिनाइल, जैसे लिखें वैसे लिखना, स्पेस की बचत हो जाएगी ना तुम्हारी, अननेसेसरी कटपिट नहीं करना पड़ेगा। फिनाइल 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 ऐसे, और ये फास्फोरस है, इसके साथ लगा होता है डबल बॉन्ड, क्या बे CH2 नहीं लगा होता, ओ सॉरी C R1 R2 लगे होते हैं बे यार, अभी तो बताए थे। हाँ तो C R1 R2 होते हैं, बहुत बढ़िया। ये दोनों बगल बगल आते हैं। फास्फोरस कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हल्का सा आइडिया होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है पॉलिंग स्केल पे, और फास्फोरस की 2.3 होती है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया और एक आध बार आपको बताया होगा, ऐसा और पता भी होना चाहिए, ये बगल में लिखा भी है, वैसे भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है फास्फोरस और कार्बन के बीच में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे टूट जाएगा। ये दूसरे पेन से बनाना जो बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड कार्बन, कार्बन पे माइनस बनेगा, ये टूटेगा, और जैसे ही कार्बन पे माइनस बना, वो कार्बन पे माइनस, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल, कार्बोनिल में क्या पता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है, और कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा प्लस होता है कि नहीं होता, नहीं समझ रहे हो भैया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कार्बन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो भैया जो ये माइनस बना है, ये माइनस इसी कार्बन पे तो अटैक करेगा नहीं दोस्त। हम आपको स्टेप्स शुरू से बता रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स कहां से आएगा, ड्राइविंग फोर्स आएगा ये P डबल बॉन्ड C वाले बॉन्ड से। स्टेप 1 ये है, सबसे पहले ये टूटा, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, कंसर्टेड, CONCERTED, कंसर्टेड मतलब साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे बोलते हैं। तो ये कार्बन ने अटैक कर दिया इस पे, तो भैया ये क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके टूट के ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, तो टूट के ऑक्सीजन पे पहुंच गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके पाई बॉन्ड टूट के, है ना। ऑक्सीजन पे जब माइनस आया तो फास्फोरस पे अभी क्या आ चुका होगा, प्लस, तो भैया वो ऑक्सीजन पे माइनस इस फास्फोरस पे अटैक कर जाएगा। ये सारे के सारे कंसर्टेड होते हैं, कंसर्टेड मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली ब्रेक भी होता है, फॉर्म भी होता है, ये बन जाएगा। लेकिन ड्राइविंग फोर्स कहां से आया था, ड्राइविंग फोर्स यहां से आया था, जो P और C के बीच का बॉन्ड है, शुरुआत इसने किया था कि भाई हम वीक हैं, हम टूटेंगे, और फिर उसके बाद माइनस बना, उस माइनस ने कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक किया, यहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो स्टेप ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 यहां से शुरू हुआ, ये शुरू किया है, ठीक है दोस्त। तो इसके बाद क्या बनाओगे, क्या बनेगा भैया, क्या उसके बाद का प्रोडक्ट जो बनेगा वो C, हम यहीं पे बना दें, C के साथ क्या बनेगा O, O के साथ क्या बनेगा P, P के साथ क्या बनेगा C, और ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में, CC के बीच में, लो यार CC के बीच में सिंगल बॉन्ड और PO के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा।
ठीक है, इन दोनों C के पास, एक के पास R होगा, दूसरे वाले C के पास कोई R1 R2 होगा, R1 R2 दूसरे वाले C के पास, और इस फास्फोरस के पास 3 फिनाइल लगे होंगे, PH, PH और PH। PH बोले तो फिनाइल, और ये फास्फोरस है। यहां तक आप लोग पहुंच जाओ, फिर आगे बता दें 1 मिनट में, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी विटिंग। 3 फिनाइल लगे हैं, ये PH PH PH। कुछ ना समझ में आए तो बताना भैया। यहां तक पहुंच जाओ, 4 मेंबर की रिंग बन गई है। 4 मेंबर की हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, अनस्टेबल है। सर सी रिंग और वैसे ही, पी बॉन्ड टूट जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। अबे 3-4 मेंबर की रिंग तो वैसे ही अनस्टेबल होती है जब कार्बन वाली होती हैं। यहाँ पे तो कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी लगा है रिंग में, फास्फोरस भी लगा है, ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है अनस्टेबल, मतलब रिंग का पार्ट एक कॉर्नर वो भी हो गया ना, तो अनस्टेबल तो होगा ही वो, रिंग अनस्टेबल है। यहाँ तक पहुंचो, फिर बाकी लोगों को तो पता ही है कैसे कर रहे हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे, अभी फिर ड्राइविंग फोर्स आता है। रिंग तो अनस्टेबल है, उस अनस्टेबल रिंग के साथ साथ ये ऑक्सीजन बोलता है भाई हमारे पास लोन पेयर है, फास्फोरस से बोलता है लोगे क्या, मतलब फास्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और ये 2nd पीरियड का एलिमेंट। तो ये क्या करता है फास्फोरस को, भाई हमने बोला है कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक साथ होते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं ना भाई। एक एसिड बेस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते कहीं भी। एक एसिड, चाहे वो आर्नियस एसिड आर्नियस बेस हो, चाहे लुईस एसिड लुईस बेस हो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो, वो एक साथ नहीं रह सकते, कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लुईस बेस है, फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है डी, वो लुईस एसिड है, तो ये इसके ऊपर कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट किया, एक पाप हो गया, पाप क्या हो गया, जो भी हो गया, कोऑर्डिनेट करने के बाद ये मॉलिक्यूल टूटने वाली स्टेट में आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, भैया हमने तो कोऑर्डिनेट कर दिया, फास्फोरस ले लिया। जैसे कोऑर्डिनेट करेगा ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस, फास्फोरस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस के साथ साथ फास्फोरस पे 3 पीएच लगे हैं, और साथ में ये सीसी बॉन्ड बने हैं। तो सीसी बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे आर आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे R1 R2 है। तो देखो दोस्त, R1 R2, अब ये बॉन्ड, ये साइकिल और ज्यादा अनस्टेबल हो गई। ऑक्सीजन बोलेगा हमारे ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पहले ही वीक था, ठीक है, पोलर होने की वजह से। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बोलेगा ऐसा है, हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास लेना चाहते हैं, ऐसे चाहेगा ऑक्सीजन कि हमें दे दो, है ना। तो फास्फोरस बोलेगा ऐसा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमारी विसिनिटी में आने वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिपेल करेंगे, है ना। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अपने आसपास इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो बॉन्ड तोड़ना चाहेगा कि हम न्यूट्रल हो जाएं, तो ये बोलेगा कार्बन से ले जाओ तुम इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है दोस्त। अरे प्लस आई इफेक्ट का भी तो यही बेसिस होता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो अपनी विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, इन्फिनिटी से भी इलेक्ट्रॉन लाओगे रिपेल करेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन और फास्फोरस में कोऑर्डिनेट की वजह से, अरे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक डबल बॉन्ड भी तो था, अरे डबल बॉन्ड भी तो था। आप कोई बोले कि सर जब इन पे पॉजिटिव इन पे नेगेटिव है कि डबल बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, अरे 2 बॉन्ड हो गया, वो ज्यादा स्टेबल हो चुका है, वो बोलेगा ऐसा है, हम दोनों 2 बॉन्ड बना चुके हैं, हम दोनों खुश रहेंगे, इन सालों को छोड़ो एक एक बॉन्ड वालों को, तो दोनों ब्रेक नहीं कर देंगे इसको, ये टूट के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये इससे फास्फोरस बोलेगा हमें भी न्यूट्रलाइज करो, तो ये कार्बन टूट जाएगा इधर। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस, इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, दोनों में डबल बॉन्ड आ गया, और साथ में PH3P डबल बॉन्ड हो भी तो मिल जाएगा, तो बस खत्म। प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहाँ से, एक बन जाएगा PH3P डबल बॉन्ड हो, ऐसे ही PH3 फिर P डबल बॉन्ड हो, और दूसरा C डबल बॉन्ड C, R1 R2 और RR। ठीक है दोस्त, बताओ भाई किसी को डाउट। बहुत बढ़िया दोस्त, चलो विटिग रिएक्शन खत्म। लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फिनिश।
जल्दी करो भैया। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। विटिग कॉपी कर लो, फिर आगे लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। कॉपी कर लो बहुत। ये आर आर है, इसको ध्यान से कॉपी करना, ये नहीं कि तुम कुछ भी लिख डालो तुम लोग। ये आर है, ये भी आर है, ये R1 है, ये R2 है ना भैया? R1 R2, जल्दी करो। बताया जाए। अच्छा, जितने भी एल्कीन होते हैं आपको तो ये पता है, C डबल बॉन्ड C, और ये R R होता है, और ये R R होता है। डबल बॉन्ड हटा के अगर हम लिखें तो क्या इनका एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एल्कीन का? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझते हो भाई? ये पाई बॉन्ड बना कैसे होगा? ऐसे बना होगा, देखो सिंगल बॉन्ड बना है तो यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल और प्योर पी ऑर्बिटल, ऐसे हमारा थंब दिख रहा है, प्योर पी ऑर्बिटल ऐसे होंगे, और ये प्योर पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। नहीं समझ रहे हो भैया? तो लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से, अच्छा लोब्स दो होती है, जैसे इस कार्बन पे भी एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन पे भी प्योर पी ऑर्बिटल होगा। तो मान लो ये ऐसे प्लेन के बाहर की तरफ निकला हुआ एक लोब प्लेन के अंदर की तरफ बीत गई होगी, इस क्लास के उधर पीछे की तरफ। तो ये दो जो ऑर्बिटल हैं, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हुई तो वो लैटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, वैसे नीचे वाले भी करेंगे, उस प्लेन के नीचे वाले। तो क्या हम उसको इस तरीके से बता दें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ एल्कीन है या मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सीसी है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट करेगा, तो मानते हो इसको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही तो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो सीसी का प्लेन है, जैसे आपसे एक बार जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन एक आईटी में आया हुआ है कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन जो होता है, ऐसे इसे क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ रहे हो भैया? जैसे एक बार आईटी में क्वेश्चन आया है, इथीन में पूछा था कि नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इथीन में भी देखोगे तो जो इथीन का मॉलिक्यूलर प्लेन है, पाई इलेक्ट्रॉन उसके मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे। तो अगर एल्कीन के मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसका मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एल्कीन के मॉलिक्यूलर प्लेन में तो होते नहीं, तो इसलिए जो एल्कीन होल्ड करने वाले दोनों कार्बन है, रादर एल्कीन या इथीन की बात करें, टू बी वेरी प्रिसाइज इथीन जो क्वेश्चन आया था, वहां पे नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन उसका मॉलिक्यूलर प्लेन ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन तो उसके परपेंडिकुलर होते हैं, क्लाउड के फॉर्म में होते हैं वो भी ऐसे क्लाउड, समझ रहे हो? पतला सा स्ट्रिप, जैसे बनाना होता है ऐसे स्ट्रिप, ऐसे तिरछा सा, वैसे ही तो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि दोनों लोब की टिप ओवरलैप करती है ना, जैसे एक लोब ऐसे है, लोब ऐसे बनती है, ऐसे लोब उनकी टिप ओवरलैप करती है, तो टिप ओवरलैप करती है तो लोब्स की टिप ओवरलैप करेगी, तो लोब्स ऐसे जैसे हो गई, समझ में आ? जैसे दो बलून है, दोनों बलून को ऐसे सटा दो तो ऊपर ऊपर ऐसे बलून से स्ट्रिप वो नहीं बन जा रहा है। जैसे दो बलून होते हैं आपके पास, मान लो दोनों बलून में इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर ऊपर जाके दोनों बलून ऐसे गोल गोल होते हैं, सट जाएंगे, तो ऐसे ही तो बोलोगे, तो उसे बोलोगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन के परपेंडिकुलर प्लेन में तो पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन इटसेल्फ बिहेव्स लाइक नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में लिखो जरा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बनाओ, और यहीं पे इथीन वाला एक बार फिर से लिख भी लो,
इसको करने के बाद एक बार एथीन वाला लिख भी लो भैया। लिखो नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन इन इथीन, नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन इन इथीन और एल्कीन। नोडल प्लेन, नोडल NODL, नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन, नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन इन इथीन और एल्कीन, इथीन और एल्कीन में नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन इज क्या भैया, मॉलिक्यूलर प्लेन आएगा। नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन इन इथीन और एल्कीन इज मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ। मॉलिक्यूलर प्लेन ही तो होता है। मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ बिहेव्स लाइक नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन इन इथीन और इन एल्कीन। समझ रहे हो भैया? नोडल प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 हो। और किसके इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस की बात कर रहे हैं हम? पाई इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस। तो पाई इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन में, इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन इज सेड टू बी नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, समझ गए इतना? तो कोई बोले मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या मिलते हैं? अबे मॉलिक्यूलर प्लेन में सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है कंटेन्स सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन्स तो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिखिए पाई इलेक्ट्रॉन, ये हाँ ये हो गया, कॉपी कर लिया इतना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? लिखो, इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखना शुरू करो। Alkene itself behaves like a nucleophile due to having exposed pi electron cloud. Alkene itself behaves like a nucleophile. Alkene itself behaves like a nucleophile. Itself behaves like a nucleophile due to exposed pi electron cloud. Alkene itself behaves like a nucleophile. Alkene itself behaves like a nucleophile due to exposed pi electron cloud. है ना दोस्त? Alkene itself behaves like a nucleophile due to exposed pi electron cloud. Therefore, electrophilic addition reactions are observed in alkene. Therefore, electrophilic addition reactions are observed in alkene. अब इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड करेगा ना उस पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन। कोई बोले सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। एल्कीन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उसके इलेक्ट्रॉन टकरा नहीं जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ी रिएक्शन होती है एल्कीन में। ठीक है भैया, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कोई बोले सर इलेक्ट्रोफाइल तो अकेला आएगा नहीं, जैसे सुना होगा तुमने सारी एल्कीन पे क्या होता है रिएक्शन? HBr का एडिशन होता है H+ और Br- का। तुम बोलोगे सर इसमें तो H+ भी है Br- भी है, आप तो बोल रहे थे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब पूरे दुनिया में अकेले इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी एग्जिस्ट करता है, उसके साथ साथ उसका आनायन भी तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एल्कीन पे जब एडिशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ऐड कर जाता है, फिर अपने साथ वाले को भी बोलता है आओ तुम भी ऐड हो जाओ। लेकिन एल्कीन पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ऐड कर जाए। तो जो पहले अटैक करके ऐड करता है उसके बेसिस पे रिएक्शंस के नाम लिखे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले आके ऐड कर जाएगा तो अपने साथ वाले नेगेटिव चार्ज को भी तो ऐड करवाएगा वो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करके खुद ऐड कर जाएगा और वहां पे एक साइट डेवलप कर देगा अपने साथ वाले के लिए, क्या तुम भी आके ऐड कर जाओ। तो जो पहले अटैक करके ऐड करता है उसके बेसिस पे नाम क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है दोस्त? ये क्लियर हो गया? ये रिएक्शंस है एल्कीन की। अब शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए लिखिए। ऐसे रिएक्शंस तो बहुत हैं, हमारी बात सुनो, रिएक्शंस इसकी बहुत है। उसमें आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद Br2। लिखो 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 लिखो। रिएक्शन ऑफ एल्कीन with Br2 in CCl4 solvent. Reaction of alkene with Br2 in CCl4 solvent. CCl4 solvent, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है ना भैया।
रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद Br2 इन CCl4 सॉल्वेंट। ठीक है, चलो इतना कर लो आप लोग। कल टेस्ट में दो, टेस्ट में क्वेश्चंस ठीक ठीक आ रहे हैं, एडवांस भी है, मेंस भी है, तो आज जाके पूरा एक बार रिवाइज कर लेना जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है भैया, बाकी आपको कल टेस्ट दे लो, परसों फिर क्लास लेते हैं। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ब्रेक ले लो भैया।